नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा और हमारे खास शो लीगली स्पीकिंग में आपका बेहद स्वागत है। इस शो के जरिए आपको जटिल कानून को आपकी भाषा यानी आसान शब्दों में आपके सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में पूर्व सांसद और सजायाफ्ता डॉन अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। झांसी के जंगलों में अचानक उसका सामना पुलिस से हुआ। दोनों तरफ से गोलियां चली और असद और गुलाम दोनों ही मारे गए। लेकिन आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर यह एनकाउंटर होता क्या है, कैसे होता है आखिर यह एनकाउंटर, कानून इसके बारे में क्या कहता है, मानवाधिकार आयोग का रोल क्या होता है। यह शब्द पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत में खूब इस्तेमाल होने वाला है। आमतौर पर दो तरह के एनकाउंटर होते हैं। पहला, जिसमें कोई खतरनाक अपराधी पुलिस या सुरक्षा बलों की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। ऐसे में पुलिस उसे रोकने या पकड़ने के लिए फायरिंग का इस्तेमाल होता है। दूसरा एनकाउंटर वो होता है जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है और पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस अपने बचाव में गोलियां चलाती है। अपराधी घायल होता है या पुलिस की गोली से मारा जाता है। आखिर यह एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है, हवाई फायरिंग भी करती है। अगर वो नहीं रुका तो उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैरों में गोलियां मारी जाती हैं। जब भी स्थिति कंट्रोल में ना आए तो पुलिस शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है। भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कोई जिक्र नहीं है। यह पुलिचिया शब्दकोश से निकला हुआ शब्द है। आमतौर पर अपराधी आतंकवादियों से भिड़ंत के बाद पुलिस और सुरक्षा बल इसे एनकाउंटर कहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को पावर देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती है। तब अगर अपराधी की मौत हुई तो इसे सही नहीं ठहराया जाता। इसी तरह के एनकाउंटर में पुलिस ये जिक्र करती है कि यह एनकाउंटर आत्मरक्षा के दौरान हुआ या अपराधी को भागने से रोकने या फिर बेकाबू होने से रोकने की कोशिश में हुआ। ऐसे एनकाउंटर जिसमें अपराधी की मौत हो जाती है उसकी मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य तौर पर होती है। इसके बावजूद इससे संबंधित कई सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, आपकी सोच में आते हैं, आपके मन में आते हैं। इन्हीं सवालों पर आज हमारे साथ कई वरिष्ठ वकील जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और सवालों का जवाब और कानून की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आखिर क्या कहती है सीआरपीसी की धारा 46? अपराधी खुद को गिरफ्तारी से बचने के लिए भागता है और उस समय या फिर खुद को बचाने की कोशिश करता है। दो स्थितियां होती हैं सीआरपीसी की धारा 46 में, या तो अपराधी जो है वो भागने की कोशिश करता है या खुद को बचाने की कोशिश करता है, या पुलिस पर हमला करता है। तो इस हालात में पुलिस अपराधी पर जवाबी हमला करती है और इसी को एनकाउंटर नाम दिया गया। लेकिन एनकाउंटर पर कोर्ट क्या कहती है? दरअसल एनकाउंटर पर कोर्ट, क्या एनकाउंटर के दौरान हुई मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी क्यों कहा जाता है? एक सवाल यह भी उठता है क्योंकि अक्सर यह शब्द आपने सुना होगा। क्या एनकाउंटर से अनुच्छेद 21 की अवमानना होती है या फिर उसका उल्लंघन होता है, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उल्लंघन होता है? एनकाउंटर के दौरान हुई मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों कहते हैं, यह एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए हर एनकाउंटर की जांच को जरूरी बताया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन आई थी। सीआरपीसी की धारा 176 के तहत हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से जांच अनिवार्य है। इसके खत्म होने तक शामिल पुलिसकर्मियों को प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं मिलता, यानी जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए तब तक उस पुलिसकर्मियों को ना ही प्रमोशन मिलता है, ना ही उन्हें वीरता पुरस्कार मिलता है। पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, यानी कितने राउंड फायरिंग की, इसका हिसाब भी पुलिस वालों को देना पड़ता है। अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को निलंबित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाती है। कई बार इस तरह के मामले आपने देखे होंगे जहां एनकाउंटर पर जब सवाल उठा, जांच हुआ, जहां पर पुलिसकर्मी दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई होती है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित सब न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है। अगर पीड़ित पक्ष को यह लगता है कि काम नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पुलिस एनकाउंटरों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए हर एनकाउंटर की जांच को जरूरी बताया था। तो हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सौरभ शंकर श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वीके सिंह वरिष्ठ वकील हैं, सिद्धार्थ शंकर दुबे वरिष्ठ वकील हैं, हरजोत सिंह वरिष्ठ वकील हैं और इसके अलावा विनीत जिंदल सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एनकाउंटर को लेकर
हालांकि सीआरपीसी में ना ही आरपीसी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, या इसे यूं कहें कि ये पुलिसिया जो शब्दकोश है वहां से ये निकला हुआ एक शब्द है, उनकी डिक्शनरी से निकला हुआ एक शब्द है। लेकिन दर्शकों को यह समझाइए कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया जाता है। बिल्कुल आशीष भाई, देखिए एनकाउंटर करने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। एनकाउंटर शब्द को डिफाइन कहीं नहीं किया गया है, ना आईपीसी में ना सीआरपीसी में, लेकिन सेल्फ डिफेंस और जहां पे लॉ एंड पीस मेंटेन करने के लिए जहां पे आवश्यकता हो, वहां पे पुलिस के पास अधिकार है कि वो सेल्फ डिफेंस में या फिर लॉ एंड पीस को बनाए रखने के लिए वहां पे वो जो एनकाउंटर जिसको कहते हैं वो चीज कर सकती है। और ऐसे किसी भी अपराधी के खिलाफ जो जानलेवा एक कार्रवाई की जाती है, जान लेने की एक कार्रवाई की जाती है, अगर इस परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां पे जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भी उस मामले को लेकर कुछ कार्रवाई कर रही है, अगर उसको लगता है कि वहां के ऑफिसर्स को खतरा है उस अपराधी से, या फिर जो लोग हैं उनके जो समाज है उसमें लॉ एंड पीस को लेकर कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है, तो उस परिस्थिति के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं या जो एजेंसीज हैं वो जो अपराधी होता है उसकी किलिंग तक का कार्रवाई करती हैं, और उसको हम एनकाउंटर का शब्द नाम दे दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हम देखें कि कहीं कानूनी रूप से उसको एक स्ट्रक्चर के ऊपर बना दिया गया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी है ऐसा जिससे लेकर समाज को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उनके अधिकारियों को कोई डर है जान का, तो वो इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी विनीत जी ने बताया, मैं अभी वही कह रहा था कि कहीं ये आईपीसी में इसका जिक्र नहीं है, सीआरपीसी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर एनकाउंटर किया जाता है तो क्या हर एनकाउंटर को चुनौती देना, चूंकि आज आपने अतीक अहमद का यहां पर उदाहरण दूंगा मैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास पहले आऊंगा। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सिद्धार्थ जी, सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, उन गाइडलाइन के बारे में जरा बताइएगा कि अगर पुलिस एनकाउंटर करने जाती है तो किन गाइडलाइंस का पालन पुलिस को करना पड़ता है? बेसिकली देखिए, इनकाउंटर के लिए ऐसे एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस नहीं बनाई गई। पीयूसीएल का एक जजमेंट है, पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें एनएचआरसी और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू करी है दैट हाउ in case of a shootout between police party and the criminals take place, how would the police be conducting the whole operation? Now, terming it as encounter, in the no legal jurisprudence word like encounter exists. ऐसा कोई शब्द नहीं है कहीं भी encounter जैसा जिसको पाया जा सकता है। encounter अगर आम भाषा में समझा जाए डिक्शनरी के हिसाब से तो दो लोगों का आमना सामना हो। इस आमने सामने के दौरान अगर आईपीसी में 96 से 106 तक प्रोविजनिंग की हुई है इस बात की कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है टू एन इंडिविजुअल। नाउ इन एक्सरसाइज ऑफ दोज राइट्स, अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है या पुलिस के ऊपर दबाव आता है क्रिमिनल्स की तरफ से उन्हें एप्रीहेंड करने की परिस्थिति में, तो वो अप्रोप्रिएट फोर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ अप्रोप्रिएट फोर्स विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड जो क्रिमिनल या अक्यूज की तरफ से पुलिस पार्टी के ऊपर आता है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये प्री प्लान्ड है और ये इनकाउंटर उस तरीके से होता है, तो इट वुड नॉट बी वेरी जस्टिफाइड टू से दिस एंड टू स्पीक विद इन द लीगल बाउंडेशंस। इट इज बेसिकली अ शूट आउट विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर, जैसा भी फिर परिस्थिति होती है वैसा होता है। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत एक्सप्लिसिटली कह रखा है कि अगर लीथल फोर्स का यूज होता है तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड पुलिस पार्टी, बिकॉज अटैकिंग द पुलिस इज अटैकिंग द स्टेट, अटैकिंग द होल सोसाइटी। सो बेसिकली 2 policemen वर आल्सो किल्ड ऑन द 24th February इंसिडेंट इन इलाहाबाद। तो ये पूरी चीज होने के बाद अगर स्टेट के ऊपर इसको अटैक ना माना जाए तो ये क्या है? तो वैसे ही जब पुलिस पार्टी ने एप्रीहेंड करने का प्रयास किया इन क्रिमिनल्स को, एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट आई है स्टेट गवर्नमेंट के पास और अभी तक जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं और या फिर हमारे पास जानकारी है उससे यही है कि उन्होंने उनको नैप करने का प्रयास किया तो गोलीबारी का एक्सचेंज हुआ और उसी में दोनों क्रिमिनल्स की इसमें हत्या हो गई। सौरभ जी, आपने अभी सुना, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एनकाउंटर जहां किया जाता है वहां पर कोई चश्मदीद तो होता नहीं है। मैं एक उदाहरण निकालता हूं विकास दुबे का।
विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, मामला उठा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन का गठन कर दिया, कमीशन जांच करता है, लेकिन कमीशन के सामने कोई गवाही नहीं आता जो इस बात को कहे कि एनकाउंटर सही था या नहीं था। ऐसे में एक सवाल जिनका एनकाउंटर हुआ था उनकी फैमिली मेंबर की तरफ से उठता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, ये तो उनका भी हक है। बिल्कुल सही है। पुलिस का काम किसी को भी मारना नहीं, और ना ही ये एनकाउंटर शब्द जो है इसका इस्तेमाल सही नहीं है। पुलिस एक अरेस्ट ऑपरेशन कंडक्ट करती है। पुलिस का इंटेंशन जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा बहुत कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो मारने के लिए अरेंज किया था, ऐसा नहीं होता है। जनरली पुलिस एक ट्रैप ले करती है टू अरेस्ट एंड एप्रीहेंड द एक्यूज्ड। ये वर्ड एनकाउंटर जो है इट इज अ मिसनॉमर फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कि बिना जुडिशियल किलिंग के अगर पुलिस को अचानक कोई सामने आ जाता है तो वो उस रिएक्शन में मार देती है, वहां तक ये ठीक है। एनकाउंटर एज सच कोई टर्म नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अचानक किसी से मिल, तो एक पुलिस पार्टी किसी को अरेस्ट करने के लिए कहीं रेड मार रही है, अचानक से वो पार्टी सामने आ जाती है, फिर उस बीच में जो भी होता है वो एक्यूज फायरिंग करता है, उसके रिटेलिएशन में पुलिस फायरिंग करती है और वो इंजर्ड हो जाता है, मर जाता है, वो एकदम अलग चीज है। बट एनकाउंटर जैसी कोई चीज नहीं होती। अब रहा सवाल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का, तो ये जो निर्णय होता है ये मौके पर सबसे अच्छा वही ऑफिसर ले सकता है जो ऑपरेशन कंडक्ट करता है, कि क्या हमारे जवानों की या हमारी पुलिस पार्टी की जिंदगी एक हद के बाद जोखिम में डाली जा सकती है कि नहीं। जब आपके सामने असद जैसे या ऐसे कई सारे बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल होते हैं या टेररिस्ट के केसेस होते हैं, उस केस में आप जाते तो अरेस्ट करने हैं, मोटिव होता है अरेस्ट करने जी, मारने का मोटिव पुलिस का नहीं होता। लेकिन ऐसे भी बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जैसा कि आपने रेफरेंस दिया 2015 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके अलावा अभी बहुत रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने एक जजमेंट दिया जिसमें 43 पुलिस वालों को फेक एनकाउंटर, पीलीभीत में जो एनकाउंटर्स हुए थे 1991 में, उसमें सबको कन्विक्ट किया है सेक्शन 304 आईपीसी। फेक एनकाउंटर्स होते हैं और इंडिया बहुत इससे स्ट्रगल करता है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि एनकाउंटर्स और से दीज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दे में हैव द पब्लिक सेंटिमेंट। इस समय पब्लिक में बहुत आक्रोश है। इन लोगों ने एक विटनेस एक खुलेआम और बहुत ड्रेडफुल तरीके से मार दिया है। एक आम जनता में भय व्याप्त है। बट इस तरह की जब घटना होती है कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, हार्डेंड क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स, और वो किसी विटनेस को मार देते हैं, तो आप वैसे ही जुड़ी पूरी एंटायर जो कोर्ट का प्रोसीजर है, रूल ऑफ लॉ है, उसको आप क्रिपल कर देते हैं। ऐसे आदमी को अगर पुलिस मार देती है तो पब्लिक सेंटिमेंट ठीक है, मतलब नहीं, लेकिन सौरभ जी मैं यहां पर आपको रोकूंगा। आपको हैदराबाद की घटना याद होगी। हैदराबाद में पुलिस वालों ने एक एनकाउंटर किया था रेप वाले मामले में। बाद में ये पता चला कि वो एनकाउंटर फेक था। ऐसे भी मामले सामने आते हैं। हालांकि पब्लिक जो सेंटिमेंट था वो पुलिस वालों के साथ था, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो ये पता चला कि वो एनकाउंटर फेक निकला। बिल्कुल सही बात है। और इनको फेक एनकाउंटर्स को बिल्कुल रोकना चाहिए, जो फेक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए जितने एनकाउंटर्स, जिसको आप एनकाउंटर कह रहे हैं, जितने भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, अरेस्ट ऑपरेशन जिसमें एक्यूज मारा जाता है या इंजर होता है, इन सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए और हर बार इंक्वायरी होनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट यह है कि कभी ग्लोरीफाई नहीं होना चाहिए। आपने एक किसी भी एनकाउंटर में अगर एक ड्रेडेड क्रिमिनल मारा जाता है, इसका मतलब पुलिस शुड नॉट स्टार्ट एंजॉयिंग दिस पावर, या ये ग्लोरी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे अवार्ड की बात है, दे शुड नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर एनी डे। Yeah, this was once happening during the Maharashtra days when underworld killings were taking place. नहीं, लेकिन एक मैं सवाल लूंगा हरजोत जी आपसे। अभी आपने सुना, सौरभ जी को अभी सुना, आपने सिद्धार्थ जी को भी सुना, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर सामने से जो अपराधी है उसके पास तो अत्याधुनिक हथियार है, जैसे असद की बात कर ले, असद के पास जो रिवॉल्वर थी, जो पिस्टल थी, वो तो फॉरेन मेड थी, और अगर वो पुलिस वालों पर हमला करने लगे तो उस स्थिति में क्या होगा। और दूसरा सवाल यह है कि क्या एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन बनाने से ही एनकाउंटर रुक जाएगा, क्योंकि अभी जैसा सिद्धार्थ ने कहा 2015 में पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था उसमें एक डिटेल गाइडलाइन भी बनाई थी एनकाउंटर को लेकर, तो क्या उनसे एनकाउंटर रुक भी जाएगा?
एनकाउंटर रोकना नहीं है आपको। देखिए, इट्स अ मोड ऑफ अरेस्ट, कि आप अरेस्ट करने के, देयर इज नो टर्म एज एनकाउंटर। हरजोत, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, मुझे हाँ आ रही है, और हरजोत, थैंक यू। इस ये सवाल का सवाल जवाब मेरे लिए आपको था। देना था जी। हाँ, थैंक यू। तो आई एग्री, पुलिस एनकाउंटर नाम का शब्द कहीं डिफाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 10 एससीसी में 635 साइटेशन है, ये पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन लेट डाउन करी। बट बिफोर आई कम टू दैट, जो आपके सवाल का सीधा आंसर है, अगर पुलिस को एप्रीहेंशन है कि कोई आदमी, जैसे मेरे पहले के स्पीकर्स ने बोला कि कोई आदमी ड्रेडेड क्रिमिनल है या वो अटैक कर सकता है, तो सेक्शन 96 टू 106 ऑफ इंडियन पेनल कोड में कुछ सर्कमस्टांसेस है व्हेन अ डेथ इन पुलिस इनकाउंटर इज नॉट काउंटेड एज एन ऑफेंस। नाउ जो हिस्ट्री है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बिल्कुल सही कह रहे थे मेरे पहले स्पीकर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्रिटिसाइज किया है। 2011 में प्रकाश कदम के केस में, 2012 में ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, बट 2014 में ये जो जजमेंट आया पीयूसीएल का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस लेट डाउन कर दी। जी। और वही मैं न्यूज आप ही लोग के मार्फत देख रहा था, गवर्नमेंट उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, तो जो बहुत अच्छा है, क्योंकि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। और गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, जैसे गवर्नमेंट ने जैसे ये पुलिस एनकाउंटर बोले या इसको बोले कि जो भी कुछ हुआ है, जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेप लेकर पीयूसीएल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब वो इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि पुलिस उसमें खुद इन्वेस्टिगेट करती है कि पुलिस इनकाउंटर ये जेन्युइन था या नॉन जेन्युइन था। नाउ पुलिस इनकाउंटर वर्ड जो है ये पीयूसीएल के जजमेंट में आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पहला वर्डिंग है वो लिखा है, मैं कोट कर सकता हूं, पुलिस इनकाउंटर कॉजिंग डेथ or grievous hurt, injury need a proper, thorough, structured and independent investigation of such encounters। और इसके ऊपर गाइडलाइंस बना दी। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि लोगों के अंदर कई बार, जैसे आपने 2015 का बोला, लोगों को कई बार लगता है ये जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है। मेरे हिसाब से जहां पे जेन्युइन फायरिंग है और वहां पर अगर पुलिस ने सेक्शन 96 टू 106 का पुलिस को बेनिफिट मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि उनको भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। नंबर 2, ये पूरा पीयूसीएल का जो गाइडलाइन था ये इसके लिए हुआ क्योंकि इसका पर्पस ये था कि टू प्रिजर्व द पीसेस ऑफ एविडेंस। सबसे पहले वो रजिस्टर करते हैं एफआईआर विदाउट एनी डिले, जो इस केस में हुआ, वीडियोग्राफ करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम होता है, 2 डॉक्टर्स के थ्रू होता है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और इंश्योर करते हैं कि जो भी ट्रायल होता है वो एक्सपीडिशियस हो जी। और बिल्कुल सही सौरभ जी ने बोला था कि एंड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो दे हैव अ राइट टू कंप्लेन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारा जो लॉ है दैट्स वन ऑफ द बेस्ट लॉज इन द कंट्री, और हमारा जुडिशियल सिस्टम, लेकिन जो मेरे पहले विनीत भाई, एक सवाल ये भी है, आखिरी के अब 2 मिनट बचे हैं, थोड़ी समय की कमी है, अगर हर एनकाउंटर की जांच होने लगेगी तो क्या पुलिस वालों के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? आई थिंक ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल में दी हैं और इनको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है और करना चाहिए, क्योंकि अगर, और पुलिस की भी जो जांच होती है इसमें, वो जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है वैसे ही इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो थाने की पुलिस नहीं करेगी जी। डिफरेंट पुलिस टीम या अनदर पुलिस स्टेशन की करेगी। फॉरेंसिक टीम जाएगी जो रिकवर करेगी, प्रिजर्व करेगी एविडेंसरी मटेरियल को, इंक्लूडिंग ब्लड स्टेन अर्थ, हेयर्स, फाइबर थ्रेड्स एक्सेट्रा, जो भी उस डेथ से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई करेंगे जो सीन के विटनेस हैं, ऑब्टेन करेंगे उनके स्टेटमेंट डेथ के बारे में, डिटरमिन करेंगे कि कॉज, मैनर और लोकेशन। विनीत जी, महज 1 मिनट बचा है, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा क्योंकि 1 मिनट का समय बचा है। एक आखिरी सवाल था जिसका जवाब मुझे लेना था कि अगर हर एनकाउंटर की जांच होने लगी थी तो क्या पुलिस वालों के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बचाने के लिए आप ये चीज कंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, ये जैसा मणिपुर में हुआ, मास किलिंग्स हुई, और असम में हुआ, कई जगह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आपके बस की बात नहीं रहती, वो एक मॉडस ऑपरेंडी बन जाता है पुलिस का। देन व्हाट? जी, इस केस में तो इट वाज इम्पोर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण विटनेस मारा गया था जी, बिल्कुल। विटनेस उमेश पाल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस, ही वाज किल्ड। अगर इस तरह से ओपन In fact, Saurabh ji, in addition to that, 2 policemen were also killed.
यस दे दोनों गलत था। बट Protecting him. मारे जाएंगे तो कोई ट्रायल चल ही नहीं सकती। नोबडी जी। विल कम फॉरवर्ड और कोई गवाही देगा ही नहीं किसी पर। तो यहाँ पर इनको जी। एप्रिहेंड करना बहुत जरूरी सौरभ है। जी, सौरभ जी, समय की कमी है। सौरभ शंकर जी, सिद्धार्थ शंकर जी। दुबे जी, हरजोत सिंह जी और विनीत जिंदल जी, समय की कमी है, इसलिए यहां पर विराम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा जरूर करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि समय थोड़ा सा ज्यादा हो ताकि बातों को और बेहतर ढंग से रखा जा सके। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो चार हमारे साथ बड़े एडवोकेट जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बात को रखा और एनकाउंटर क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं, इनके बारे में आपको बताया कि किस तरह से एनकाउंटर किया जाता है और गाइडलाइंस क्या है। लीगली स्पीकिंग में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।